तो हमने अल्कोहल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं फिनॉल के ऊपर। तो फिनॉल तो सबको पता ही रहेगा। फिनॉल किसका क्या होता है, जब OH ग्रुप जो मेरा sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तब उसको अपन बोलते हैं फिनॉल। अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा OH ग्रुप तब उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, आई होप सबको फिनॉल और अल्कोहल के बीच में डिफरेंस क्लियर है। तो हम फिनॉल के मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं। किस पर चलते हैं, मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चल जाते हैं। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर चलते हैं, जिसका पहला है जिसको बोलते हैं डोस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोस प्रोसेस बोल देते हैं। तो पहले मुझे एक PHX दिया गया, PHCl दिया गया और उसके बाद मैंने बेस डाल दिया गया। PHX है मेरे पास और मेरे पास बेस है। और ये बेस कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा भी काम करेगा। और X जो है, ये X जो है इसके बाद लोन पर है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल। दो न्यूक्लियोफाइल क्या कोई रिएक्शन कर पाएगी क्या? क्या लड़का लड़की में कोई रिएक्शन होगा क्या लड़की लड़के में कोई रिएक्शन होगा क्या? एक लड़का हो और जब एक लड़की हो तब कोई रिएक्शन होता है ना, है ना। लेकिन कभी कभी रेयर केस भी देखने मिल जाता है जब लड़की लड़की कर लेते हैं। ठीक है, जब लड़का लड़की भी कर लड़का लड़का भी कर लेते हैं। तो रेयर केस को ही हमें बनाना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इनका रिएक्शन मुझे कराना ही है, मजबूरी में कराना है। तो मजबूरी में कराना है तो अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और कुछ इनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई तुम लोग प्रेशर करो, तुम लोग ज़बरदस्ती करो। ठीक है, बंदूक के नोक पे रखना पड़ेगा इनको। तो बंदूक के नोक पे रखने के लिए हम लोग ने इसको क्या दिया, हाई टेम्परेचर दिया और हाई प्रेशर भी दे दिया। हाई टेम्परेचर कितना दिया, 623 केल्विन, और हाई प्रेशर कितना दिया, 300 ATM। तभी ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन कर पाएंगे। तो PHX और NaOH क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, हट जाएगा और PHONA बन जाएगा। फिर एक और एसिड डाल के हम क्या कर लेंगे, Na को हटा देंगे और PHOH फिनॉल बना लेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन डोस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, डोस प्रोसेस। तो एक और मैं बता देता हूँ, जो PHCl है और मेरा NaOH है, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल है। दो न्यूक्लियोफाइल कभी रिएक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि रिएक्शन कब होता है, जब अपोजिट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तभी होता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए हमें ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। ज़बरदस्ती कराने के लिए कुछ टेम्परेचर और प्रेशर ऑप्टिमम उनको देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कितना देगा, 623 केल्विन, प्रेशर कितना देगा, 300 ATM। तब ये लोग क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो हमारा HCl निकल जाएगा। ठीक है, HCl निकल जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बोलते हैं डोस प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड, या तो डोस प्रोसेस कराओ फिनॉल बनाने के लिए, या फिर करा दो सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन कराओ। क्या कराओ, सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन कराओ। तो मैं बेंजीन लेते हैं, बेंजीन का क्या कराते हैं हम लोग, सल्फोनेशन कराते हैं। बेंजीन का क्या कराते हैं अपन, सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन किससे कराते हैं, ओलियम से, H2 SU H2 और O7। ये अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन वाले चैप्टर, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए। तो मेरे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या बनता है, SO3- बनता है। लेकिन जुड़ता कौन है, SO3H जुड़ता है। मैंने 10 बार बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, SO3- बनता है, लेकिन जुड़ता कौन है, SO3H। तो पहले सल्फोनेशन करा दिया, अब इसका डीसल्फोनेशन करा, मतलब इसको हटा देना है और अपने को OH लाना है। OH लाने के लिए अपन क्या कर देंगे, NaOH लेंगे, NaOH लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO3H हट के यहाँ पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा भी फिनॉल बन गया। तो पहला स्टेप कैसे फिनॉल बना, डोस प्रोसेस से, कि दबाव बना के। और दूसरे स्टेप में क्या कर दिया अपन ने, पहले पहले उसको लालच दिया कि पहले सल्फोनेशन लगा लिया। ठीक है, पहले सल्फोनेशन करा दिया, फिर उसके बाद में OH को बुलाया। ठीक है, पहले सल्फोनेशन करा दिया, फिर उसके बाद में अपन ने क्या करा दिया, OH को बुला लिया। अब ये OH इसके साथ रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, अब ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा, तो रिएक्ट कर लेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन जो बेंजीन है यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल जैसा ही होता है, क्योंकि उसके पास भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसा ही होता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसका रिएक्शन नहीं करा सकते। तो मैंने ऊपर देखा है कि जो बेंजीन का डायरेक्टली ये वाला स्टेप क्यों नहीं करा लिया, बीच में ये ओलियम वाला स्टेप जरूरी क्यों है, क्योंकि OH- भी न्यूक्लियोफाइल है और बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। दो लड़का लड़का लड़के से रिएक्शन कर लेगा, फिर दो लड़की लड़के से रिएक्शन कर लेंगे, तो कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता। इसलिए इसका ध्यान बहलाया, इसका मन बहलाया। ठीक है, ठीक है, बच्चा कोई रोटी नहीं खाता उसको क्या देते हैं, फ़ोन देते हैं ना, देखने के बाद फ़ोन देते देते रोटी खा ले। वैसे ही इसका भी क्या, मन बहलाने के लिए क्या किया, पहले ओलियम को खिला दिया। अब ओलियम इसको पसंद है तो ये इसके साथ क्या चले जाएगा और इसके साथ रिएक्ट करके फिनॉल बना लेगा। तो सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन करा के भी हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से भी अपन क्या कर सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। तो डाइजोटाइजेशन करते हैं, सबसे पहले एनिलीन लेता है अपन, क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। एनिलीन के ऊपर Na2HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। Na2HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या बनता है,
डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब इसके बाद गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी डालोगे डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर तो ये N2 मेरा अलग हो जाएगा और मेरा HCl मेरा अलग बन जाएगा। ठीक है, जो गर्म पानी पानी का ना क्या होता है, H हो जाता है। देखो गर्म पानी डालोगे तो पानी का ना क्या होता है, मेरे पास H होता है और मेरे पास क्या होता है, OH हो जाता है। तो H क्या करेगा, HCl के साथ में बाहर निकल जाएगा। ये N2 क्या एक स्टेबल कंपाउंड है, N2 क्या बहुत स्टेबल कंपाउंड है, इसको तोड़ना मुश्किल है। N2 स्टेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2 का 3 हो जाता है। तो ये N2 जैसे कि जैसा बाहर निकल जाएगा और जो OH बचा है वो आकर पीएच के साथ में बॉन्ड बना लेगा और पीएच OH को ही तो बोलते हैं अपन बेंजीन। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट से भी अपन बना सकते हैं कि पहले डायजोटाइजेशन करा दिया NO2HCl 0 से 5 डिग्री पे। ठीक है, तो मेरे पास अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। ये अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, इसलिए क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा इसका पानी के साथ में। पानी का ना क्या होता है, H और OH हो जाता है, H और OH हो जाता है। N2 बहुत स्टेबल है तो वैसा का वैसे ही बाहर निकल जाएगा और ये H माइनस क्या H प्लस किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, Cl माइनस के साथ में HCl बना लेगा और जो बचा OH माइनस किसके साथ चले जाएगा, पीएच के साथ में चला जाएगा और फिनॉल बना लेगा। तो यहाँ से भी अपन ने क्या कर लिया, फिनॉल बनाने। और इसे सारे कितने कंसेप्ट एकदम मस्त स्मूथली जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो क्यूमिन होता है उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, फिनॉल बनाया जा सकता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन से भी क्या बना सकते हैं, फिनॉल बनाया जा सकता है। तो पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनता है वो अपन देख लेते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन के लिए अपन क्या करते हैं, अपन बेंजीन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अपन ये डाल दो या तो ये डाल दो। अगर ये डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव डायरेक्ट इसके यहाँ पर अटैक कर लेगा तो ये मेरे पास बन जाएगा। या फिर बेंजीन के साथ में क्या कर दो, ये डाल दो प्रोपाइल हैलाइड डाल दो। प्रोपाइल हैलाइड डाल दोगे तो क्लोरीन निकल जाएगा, फ्रीडल क्रॉफ अल्काइलेशन बोलते हैं इसको। RH डाल दिया, ये निकल जाएगा, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रेट शिफ्ट कर दूंगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पर है, ये स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ के क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमिन बन जाएगा। फिर क्यूमिन बनाने का एक और तरीका है, थोड़ा सा याद करो, मैंने एक और बताया था, कहाँ पर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर ही बताया था। क्या था कि क्यूमिन कितना है, 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन वाले का क्या करा दो, एरोमेटाइजेशन करा दो। एरोमेटाइजेशन किससे होता है, एनहाइड्रस AlCl3 से होता है। तो 9 कार्बन है तो 6 कार्बन का तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा और जो 3 कार्बन बचे उसका ब्रांच बन जाएगा, मतलब ऐसा। तो क्यूमिन 9 कार्बन वाले 9 कार्बन लेके उसका एरोमेटाइजेशन भी करा के कर सके कि 6 कार्बन वाले से अपना बेंजीन बन जाता है, 7 कार्बन से अपना क्या बनता है, टॉल्यूइन बनता है और 9 कार्बन से अपने पास क्या बनता है, क्यूमिन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। तो ये मेरा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था। तो अपने पास क्या बन गया, क्यूमिन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो बन गया। अब हमें क्या बनाना है, बनाना क्या है अपने को, क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे तो अपने को क्या बनाना, फिनॉल बनाना। फिनॉल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका O2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO से और क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। O2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO से रिएक्ट करेंगे। तो अपने को क्या करना है, जो CH बॉन्ड जो है ना, CH बॉन्ड के बीच में दोनों ऑक्सीजन को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। जो CH बॉन्ड था दोनों ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये PYQ के अंदर ही पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट क्या होता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड के अंदर। तो मेरे पास क्या होता है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। और वो दिखता कैसे, ऐसा दिखता है, कुछ नहीं करना, CH बॉन्ड के बीच में जो O2 है दोनों ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो। अब मेरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मेरा प्रोडक्ट क्या करना है, फिनॉल बनाना है। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, तो ऐसा मैंने कर दिया। ये फिनॉल अलग, फिनॉल मेरा अलग हो गया ये वाला, और बचा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, एसीटोन, तो मेरे पास एसीटोन बन गया। तो एकदम आसान था। क्या था, पहले वो क्यूमिन बनाना, क्यूमिन बनाने के लिए क्या कर लेंगे, बेंजीन के ऊपर क्या करा लोगे, या तो ऐसा करा लो या फिर मेरे पास फ्रीडल क्रॉफ अल्काइलेशन करा लो या फिर मेरा क्या करा लो, एरोमेटाइजेशन करा लो 9 कार्बन का, तो मेरे पास क्यूमिन बन जाएगा। और CH बॉन्ड के बीच में क्या कर लो, दोनों ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो और बॉन्ड को ऐसे घुमाओ कि मेरे पास क्या बन जाए, फिनॉल बच जाए और बचा वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो 4 फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने पढ़ लिए। फिर आता है मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के ना पहली प्रॉपर्टी जो आती है अपने पास वो आ जाती है क्या आ जाता है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं पहले डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ में, डाइल्यूट HNO3, मतलब ये नाइट्रेशन कराना। अपने को क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना है। अपने को पता है जो OH ग्रुप होता है वो मेरे पास क्या होता है, +M होता है। और +M क्या होता है मेरे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो एक ऑर्थो पे लग जाएगा ग्रुप और एक मेरे पास क्या लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा ग्रुप। तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का ना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 स्टार लगा लो, 20 स्टार लगा लो, 50 स्टार लगा लो, यह सवाल आना ही आना है एग्जाम में, कोई ना कोई टेस्ट में मिलेगा ही। ऑर्थो
नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में क्वेश्चन अपने को पूछा ही जाएगा। तो ये ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है मतलब FON से जुड़ा अगर कोई भी हाइड्रोजन होता है तो उसको अपन बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा ऑर्थो के ऊपर। लेकिन पैरा के ऊपर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंदर ही अंदर नहीं बना पाएगा, किसी और मॉलिक्यूल से बनाएगा। तो ऑर्थो कहना क्या होता है, मेरे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब अपने ही कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। लेकिन पैरा वाले नाइट्रो वाले के अंदर ये नाइट्रोजन किसी और हाइड्रोजन के साइड में बनाएगा और ये हाइड्रोजन किसी और नाइट्रोजन से बनाएगा। यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर होगा, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और ये भी किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इतना समझा। ये ऑर्थो वाला क्या बनाएगा, ऑर्थो वाला क्या बनाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और जो पैरा वाला है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब देख लेते हैं, जब कोई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो दूसरों के साथ में क्या होगा, घुले मिलेगा, मतलब उसका फौज क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ये एक और मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाएगा, फिर वो वाला किसी और के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे क्या होगा, मेरे पास एसोसिएशन होगा, दूसरे के साथ में क्या एसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा तो इसके ये पूरे कंपाउंड का क्या हो जाएगा, वेट क्या होगा, बढ़ेगा, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका वजन बढ़ जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा, तो कोई एक हट्टा कट्टा है, समझो एक हट्टा कट्टा है, ठीक है, 80 किलो का एकदम मोटा सा, ठीक है, तो उसको अपना वजन कम करने के लिए, अपने चर्बी को, ठीक है, जलाने के लिए, कैलोरीज को बर्न करने के लिए, ठीक है, बॉईल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। तो वही सेम ये इसका एसोसिएशन हो जाएगा दूसरे के साथ में, ये दूसरे के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ में बाहर कर लेगा, इंटर मॉलिक्यूलर कर रहा है तो इसका एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लगेगा। और हमें पता है कि वेपर प्रेशर इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हम कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, ये हम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर मेरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर मेरे पास घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा मतलब कम वेपर बनेगी, कम वेपर बनेगी तो ये जल्दी वोलेटाइल नहीं होगा। वोलेटाइल नहीं होगा मतलब इसके बाफ जल्दी नहीं बनेगी और जल्दी से उड़ नहीं पाएगा। ये कौन, पैरा वाला। और इसी का अपोजिट अपने को करना है ऑर्थो वाले में। ऑर्थो में क्या कर रहे हैं, ऑर्थो इंट्रा मॉलिक्यूलर कर रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कर रहा है तो इसका एसोसिएशन ज़्यादा नहीं होगा, एसोसिएशन ज़्यादा नहीं होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, कम रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा बॉईल नहीं करना पड़ेगा अपने चर्बी को, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी तो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, जल्दी ये उड़ जाएगा। तो ये एक का कंसेप्ट समझ गया तो इसका उल्टा कर देने का ऑर्थो के अंदर। ये सवाल, ये जितना भी मैंने चीज़ बोले, एक एक पॉइंट पूछा जाता है सेशन रीजन के अंदर या फिर 4 स्टेट में बना के दे देगा। और इसलिए मैंने बोला 50 स्टार लगाना, 50 स्टार लगा दो इसके ऊपर। तो ये क्या था, मेरे पास डाइल्यूट HNO3 होता है तो मेरे पास क्या बोलते हैं, मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है कि मेरे पास एक NO2 ग्रुप ही जुड़ते हैं। और मुझे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे दिया तो मेरे पास क्या बनता है, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है मेरे पास, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मेरे पास बन जाता है। इतना याद रखना ही, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे दिया मेरे को यहाँ पर, तो क्या बनाना मुझे, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनाना, जिसको अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड। सलमान ने पिक किया सकीना का दिन में, तो सलमान ने पिक किया, ठीक है। तो पिक जो है वो मेरे पास क्या होता है, पिक्रिक एसिड। बहुत एसिडिक होता है ये क्या, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड कब बनता है मेरे पास, जब कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया जाएगा। और जब डाइल्यूट दिया जाएगा तो मोनो नाइट्रो बनता है प्रोडक्ट। और जब कॉन्सेंट्रेटेड दे देते हैं तो मेरे पास ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाता है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा। अब इसके कुछ ओपी पॉइंट्स भी अपन देख लेते हैं। इसके ओपी पॉइंट्स अपन क्या देखते हैं कि मैं कुछ समझाता हूँ। देखो, अपने को क्या पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस एम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है वापस मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं हाइड्रोकार्बन के अंदर भी बताया था कि यहाँ पर देख लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर G ग्रुप लगा है, ठीक है, और ये मेरे पास प्लस एम है, ठीक है, प्लस एम है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल खड़ा है क्योंकि इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो मेरे पास प्लस एम आया है। प्लस एम क्या करता है, मेरे पास देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। कहाँ पर देगा, यहाँ पर ऑर्थो पे देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पैरा पे देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ जाएगा। कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पे। दो चॉइस है इसके पास, ठीक है। कहाँ पर जुड़ सकता है, ऑर्थो पे भी जुड़ सकते हैं और पैरा पे भी जुड़ सकता है। और सेम एक और कंडीशन ले लो कि अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस एम ग्रुप जोड़ा हुआ है, माइनस एम मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे जाना तो नहीं चाहेगा तो मजबूरी में इसको मेटा पे जाना पड़ेगा। अब बोलो कौन सा अच्छा है कि फर्स्ट केस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के पास 2 ऑप्शन है, सेकंड के पास उसकी मजबूरी है, तो फर्स्ट वाला अच्छा है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास क्या होगा, माइनस एम होगा। तो ये वाला कंसेप्ट भी मैंने वापस रिवाइज करा लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस एम होता है। अब देखो
जब यहाँ पर अपन ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो NO2 मेरे पास क्या होता है, -m होता है। जब पहला NO2 जुड़ा रहेगा, जब पहला NO2 जुड़ा रहेगा तो वो जुड़ गया, ठीक है, और वो -m है, तो वो क्या कर देगा, इस रिंग की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब दूसरा जुड़ने आएगा तो 2 -m हो जाएंगे, तो 2 -m रिंग की स्टेबिलिटी को और कम कर देगा, जिससे तीसरा वाला बहुत मुश्किल से जुड़ेगा, और तीसरा वाला भी जब जुड़ जाएगा तो पूरा रिंग बहुत अनस्टेबल हो जाएगा और बहुत यील्ड बहुत कम मिलेगा। अगर अपने को ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट अगर अपन ऐसा बना, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट अगर अपन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से बनाए, तो वही मैंने लिखा है कि एक NO2 क्या होता है, -m है, अगर वो ऐड हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट जो है वो घटेगा। जब दूसरा जुड़ने में दूसरा जुड़ने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और जब दूसरा वाला जुड़ेगा तो ये दो -m हो जाएंगे, तो और रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और तीसरा जुड़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और ईल्ड क्या हो जाएगा, बहुत पुअर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ईल्ड बढ़ाना है, तो ईल्ड मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ईल्ड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डीसल्फोनेशन करते हैं, फिर उसके बाद में उसका नाइट्रेशन करते हैं। सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसका नाइट्रेशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं फिनॉल लूँगा, फिनॉल का मैं क्या करूँगा, सल्फोनेशन करूँगा। सल्फोनेशन मैंने कर लिया। सल्फोनेशन में क्या होता है, वो SO3- आता है, लेकिन जुड़ता क्या, SO3H जुड़ता है। सल्फोनेशन मैंने कर दिया। अब इसका मैंने डीसल्फोनेशन, मतलब अब जाकर मैं क्या करूँगा, NO2 को जोड़ूंगा। क्यों करूँगा मैं ऐसे, क्योंकि देखो जब मैं सल्फोनेशन करूँगा ना, ये भी -m होता है और ये भी -m होता है, लेकिन ये कंपेयर टू NO2 लेस -m होता है, तो ये भी करेंगे, रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, लेकिन कंपेयर टू NO2 कम डीएक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर टू NO2 कम डीएक्टिवेट करें, जिससे जो प्रोडक्ट बने उसका ईल्ड बढ़ जाए, मतलब उसका जो खेती है, खेती जो हमारी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पिक्रिक एसिड का जो खेती कर रहे हैं, उससे खेती में थोड़ी बढ़ोतरी हुए, ठीक है, ठीक है, समझा कि नहीं ये वाला, वापस मैं समझाता हूँ एक और बार। क्या लिखा है यहाँ पर, टू ईल्ड इंक्रीज को ईल्ड करने के लिए, ठीक है, तो अपन पहले सल्फोनेशन कर देते हैं और फिर उसके बाद में डीसल्फोनेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि जो -m जो पावर होती है वो NO2 की ज़्यादा हो जाती है, मतलब NO2 को अगर मैं डायरेक्ट जोड़ दूँ तो रिंग को बहुत खतरनाक डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन मैं पहले SO3H को जोड़ दूंगा तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, लेकिन NO2 जितना नहीं करेगा। और फिर उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, NO2 को जोड़ दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आराम से खेती बढ़ भी जाए और मेरा पिक्रिक एसिड बन भी जाए। तो यही मेरा पूरा कंसेप्ट था, किसका, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के लिए, ठीक है। तो ये वाला मैंने देख लिया। फिर मेरे पास 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्या बोलते हैं, SO3H दे दिया गया है और मेरे को कंसेंट्रेटेड HNO3 दे दिया गया है, तो वही सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन वाला। सल्फोनेशन तो यहाँ पर हो चुका है ओलियम के वजह से, और डीसल्फोनेशन कर दो, यहाँ पर पिक्रिक एसिड बना दो। सेम टू सेम क्या हो जाता है, और जैसे सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन किया वैसे कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो COOH भी क्या है मेरे पास, और NO2 क्या है, सबसे ज़्यादा -m हो जाता है एज़ कम्पेयर टू COOH, ठीक है। तो COOH एज़ कम्पेयर टू NO2 कम -m है, तो रिंग को कम ही डीएक्टिवेट करेगा, इसलिए अपन COOH को भी यूज़ कर सकते हैं। तो CW सेम टू सेम वही कंसेप्ट से यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो कंसेप्ट अपने को समझ आ चुका है कि कंसेप्ट क्या था, कि कि अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लेता हूँ तो मेरे पास मोनो प्रोडक्ट बन जाता है ऑर्थो और पैरा, लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड लेता हूँ तो मुझे ट्राई प्रोडक्ट बनता है। तो पहला जब और NO2 जो होता है मेरे पास -m है, तो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, तो पहला जुड़ता तो रिंग को थोड़ा डीएक्टिवेट करेगा, दूसरा जब NO2 जुड़ जाएगा तो 2 -m हो जाएंगे, तो तीसरा वाला जुड़ने में बहुत परेशानी हो जाएगा, और इससे ईल्ड मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खेती कम हो जाएगी। खेती मुझे बढ़ानी है, तो इसलिए हम NO2 से कम थोड़ा सा -m वाला लेते हैं, जो रिंग को थोड़ा सा कम कंपैरेटिवली कम डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट तो करेगा ही लेकिन कंपैरेटिवली कम डीएक्टिवेट करेगा, तो उसको हम लेकर आते हैं। तो वो कौन से हो जाता है, या तो SO3H ले लो या फिर COOH वाला ले लो, ठीक है। SO3H ले लो और COOH लो, या तो सल्फोनेशन करा लो या फिर कार्बोक्सिलेशन करा लो, फिर उसके बाद में डीसल्फोनेशन करा लो और डीकार्बोक्सिलेशन करा लो, ठीक है। और बनता हमारे पास क्या है, पिक्रिक एसिड ही है, और पिक्रिक एसिड हमारे पास एक काम का एक एसिड होता है, क्योंकि वो सबसे एसिडिक होता है। तो अगर एसिड बेस कोई रिएक्शन कराना रहता है तो पिक्रिक एसिड बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि पिक्रिक एसिड क्या सबसे अच्छा एसिड है, ठीक है। सेकंड नंबर पे एसिड आता है वो, ये सलमान ने पिक किया, सेकंड नंबर पे आता है। पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड के बाद में पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, समझ गया ये वाला भी। फिर आता है मेरे पास ब्रोमिनेशन कैसे होता है इसका, वो भी देख लेते हैं अपन। तो ब्रोमिनेशन कैसा है, ब्रोमिनेशन का मैंने Br2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2,
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन के अंदर मैंने फिनॉल का ही ब्रोमीन से करा था, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट वाटर। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन क्या मेरे पास क्या प्लस एम है, प्लस एम है तो क्या बनेगा, प्लस एम क्या करेगा, ये प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर देगा, ये माइनस और प्लस पे देगा, कहाँ पर देगा, माइनस और प्लस में देगा। और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन कहाँ पर क्या माइनस और माइनस, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे माइनस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देख लूँ, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में देखूँ तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, वाटर है मेरे पास। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर क्या कर लेगा, ये वाटर क्या करना चाहता है कि वाटर से ज़्यादा स्टेबल होता है हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वाटर क्या कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अपने पास खींच लेगा और H3O+ आयन बना लेगा। और ये H3O+ आयन बनाने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, O- बन जाएगा। फिनॉल से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बच जाएगा। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, ये प्लस एम होता है OH, फिनॉल मेरे पास क्या होता है प्लस एम होता है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, प्लस एम का बाप होता है, प्लस एम का बाप होता है, मतलब बहुत खतरनाक रिएक्शन देगा। जहाँ पर ये मोनो प्रोडक्ट दे रहा था, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन देगा, तो ये ट्राई प्रोडक्ट ब्रोमो बन जाएगा। और यहाँ पर वाइट पीपीटी होता है इसका, ट्राई ब्रोमो फिनॉल का कौन सा पीपीटी होता है, वाइट पीपीटी होता है, समझ गया यहाँ पर। और यहाँ पर अपन ने एक चीज़, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो अपन देखिए, ठीक है। आगे तो ओपी पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ मैं वापस एक और बार, क्या बोल रहा है अपने को ओपी पॉइंट्स में, कि नॉन पोलर जब है मेरे पास, नॉन पोलर CH2 है तो मेरे पास यहाँ पर क्या OH है, ठीक है, खाली मेरे पास क्या OH है। OH क्या होता है मेरे पास, भयंकर प्लस एम होता है, प्लस एम होता है, तो भयंकर प्लस एम होता है तो मेरे पास क्या होता है, मोनो प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थो और पैरा के ऊपर, प्लस एम मतलब देने वाला ऑर्थो और पैरा पे, तो ऑर्थो और पैरा पर मोनो प्रोडक्ट बन जाएगा। जब पोलर हो जाएगा तो वाटर क्या चाहेगा कि H3O+ बनाने के लिए, तो ये एक हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। और फिनॉक्साइड आयन जो है भयंकर, अगर ये फिनॉल मेरे पास भयंकर प्लस एम है तो फिनॉक्साइड आयन क्या है, भयंकर के पापा प्लस एम है, मतलब भयंकर का भी बाप है ये फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो मेरे पास इसलिए यहाँ पर मोनो प्रोडक्ट बन रहा था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्राई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कंसेप्चुअल चलोगे तभी अपने को सेम करना पड़ेगा, तो रटने की कोई ज़रूरत है नहीं कि कहाँ पर मोनो प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पर ट्राई प्रोडक्ट बनेगा, कंसेप्ट से अपना सब हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और चीज़ गौर की कि आप लोगों ने, कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन का जब हेलोजिनेशन कराते हैं हम लोग तो लिविस एसिड यूज़ करते हैं, जैसे FeBr3 हो जाता है, या फिर Fe यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, ये सारे लिविस एसिड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन ने हेलोजिनेशन अपन ने कराया है, यहाँ पर कोई लिविस एसिड यूज़ नहीं किया अपन ने, खाली हेलोजन को यूज़ किया और सॉल्वेंट को यूज़ किया, और कोई लिविस एसिड अपन ने यूज़ किया ही नहीं। तो लिविस एसिड बेंजीन का ना क्या काम आता था, याद करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एनहाइड्रस, बेंजीन का अंदर अपन क्या करते थे कि एनहाइड्रस AlCl3 अपन ले लेते थे, तो और X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे। तो इसका काम क्या होता था, लिविस एसिड का, काम होता था, इसके बाद d ऑर्बिटल होता था, तो ये क्या करता था, और दो काम होते थे लिविस एसिड के, तो एक तो d ऑर्बिटल था, तो ये क्या कर लेगा, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, हेलोजन का, वो अपने d ऑर्बिटल में स्टोर कर लेगा। और दूसरा है कि पोलैरिटी क्रिएट करेगा हेलोजन के अंदर, जो XX है इसके अंदर क्या करेगा, जो हेलोजन है उसके अंदर लिविस एसिड क्या करेगा, पोलैरिटी क्रिएट करेगा, मतलब एक को del- बना देगा और एक को del+ बना देगा, ठीक है। और जो मेरे पास del- वाला है उसको अपने वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। तो लिविस एसिड का दो ही काम होता है कि पोलैरिटी क्रिएट करके जो del- वाला है उसको अपने किस में डाल देना, वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देना। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या किया, लिविस एसिड को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो OH होता है ना, OH और OH ये जो है, ये क्या होते हैं, OH तो होता है भयंकर प्लस एम, तो ये क्या कर देगा, इसको किसी लिविस एसिड की ज़रूरत नहीं है पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए, इतना अच्छा प्लस एम है कि ये जो X2 है उसको आराम से पोलराइज कर लेगा, मतलब X2 का del+ और del+ खुद बना लेगा, ये del+ और del- क्या कर लेगा, खुद बना लेगा। और ये तो और खुद बना लेगा, क्योंकि ये भयंकर का पापा प्लस एम है, फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर बनता है ना, तो ये भयंकर पापा प्लस एम है, तो वो भी क्या कर लेंगे, आराम से खुद पोलराइज कर देंगे, किसको, हेलोजन को, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि बेंजीन के हेलोजन के अंदर अपन लिविस एसिड लेते थे, क्यों, कि टू ब्रेक द Br बॉन्ड, मतलब पोलराइज करके ब्रेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फिनॉल के अंदर क्या होता है, Br बॉन्ड जो होता है पोलराइज कौन कर लेता है, इन एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड होता है, क्यों, क्योंकि भयंकर प्लस एम ऑफ फिनॉल एंड नॉट ड्यू टू CH2। तो फिनॉल जो है इतना भयंकर प्लस एम है कि उसको किसी लिविस एसिड की जरूरत नहीं है बॉन्ड को पोलराइज करने के लिए, खुद बॉन्ड को क्या कर लेता है, पोलराइज कर लेता है। तो ये भी एक क्या है हमारे पास एक असेसन रीजन है, ठीक है। मस्त अच्छा सवाल था ये वाला भी। फिर उसके बाद में आते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ये हम लोग 10 बार देख चुके हैं ऐसे वाले, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना रहता है, ये सोडियम है मेरे पास, तो इस सोडियम का H2 निकाल देगा, ठीक है। H2 मेरे पास, और रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ वीकर एक्शन, वीक एसिड है एज कम्पेयर टू फिनॉल, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये वीक एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर अमोनिया निकल जाएगा, ये भी वीक है।
और यहाँ पर मेरे पास H2CO3 निकल जाएगा, ठीक है। H2CO3 मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू फिनॉल। ये पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपेयर में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है H2CO3। तो पैरानाइट्रोफिनॉल H2CO3 का टेस्ट दे देते हैं, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल H2CO3 का टेस्ट नहीं देते। ये वाली चीज़ अपने को याद रखनी है। याद कैसे रखोगे, जो हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है उसको अगर याद रख लोगे इंडिविजुअल सबका, जो सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कार्यकाल में बोला, तो अपने पास ये सारे सवाल अपने बन जाएगा। और ऐसे ऐसे वाले बहुत सारे अपन ने देख लिया। फिर लास्ट क्या है अपने पास कि NaOH है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर H निकल जाएगा और यहाँ पर OH निकल जाएगा। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर क्या है, फिनॉल के कंपेयर में क्या है, एज कम्पेयर टू फिनॉल वीक है। क्योंकि सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कार्यकाल में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ। तो फिर पहले आ गया तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पानी लास्ट में आया, बाद में आया तो ये वीक है। रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड। वीक एसिड बन रहा है, इसलिए मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन दे देगा, खाली ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। और इसके अंदर भी पैरानाइट्रोफिनॉल दे देता है, लेकिन ऑर्थो नहीं देगा। तो एसिडिक नेचर भी अपन ने देख लिया फिनॉल का। फिर था स्टरिफिकेशन तो अपन ने देखा था। तो अपन इस यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।